जब भी हम औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? धुआं उगलती फैक्ट्रियां, तेज रफ्तार मशीनें, है ना? तरक्की और मॉडर्न जमाने की एक बड़ी ही शानदार कहानी। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? तो चलिए आज इसी आम धारणा को थोड़ा कुरेदते हैं और इसकी परतों को खोल कर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये साल 1900 की है। नाम है डॉन ऑफ द सेंचुरी। बीच में एक देवी जैसी आकृति है, मानो तरक्की की फरिश्ता हो। उसका पैर पंखों वाले पहिए पर टिका है, जो वक्त की रफ्तार का प्रतीक है। और उसके पीछे रेलवे, कैमरा, मशीनें, कारखाने, ये सब मिलकर एक नए सुनहरे भविष्य का वादा कर रहे थे। अब ये वाला देखिए, ये और भी मजेदार है। इसमें टेक्नोलॉजी को एक नए तरह के जादू की तरह पेश किया गया। एक तरफ है अलादीन, जो पूरब और पुराने जमाने का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है एक मॉडर्न मैकेनिक, जो पश्चिम और नए जमाने का सिंबल है, जो अपने औजारों से पूरी दुनिया बना रहा है। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये चमक दमक वाली कहानी सबके लिए सच थी, या इस सुनहरी तस्वीर के पीछे कोई और ज्यादा उलझी हुई और गहरी हकीकत छिपी हुई थी? तो आज के इस पड़ताल में हम इन्हीं मुद्दों पर नजर डालेंगे। हम उस जादू से शुरू करेंगे जिसका वादा किया गया था। फिर देखेंगे कि ये सच में एक तेज रफ्तार क्रांति थी या कुछ और। इंसानी मेहनत की अहमियत को समझेंगे और फिर देखेंगे कि इसका भारत पर क्या और कैसा असर हुआ। तो हमारा पहला पड़ाव है एक नई सदी का जादू। यहाँ हम उस सोच को समझेंगे जिसने औद्योगिकीकरण को भविष्य की एक जबरदस्त छलांग के तौर पर दिखाया। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाकई एक तेज रफ्तार क्रांति थी या फिर एक धीमे धीमे हुआ बदलाव। अच्छा, फैक्ट्रियों के आने से बहुत बहुत पहले भी एक बड़ा प्रोडक्शन नेटवर्क मौजूद था। इतिहासकार इसे आदि औद्योगिकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। मतलब ये कि प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि गांव में, घरों के अंदर होता था। व्यापारी कारीगरों को कच्चा माल देते थे और उनसे इंटरनेशनल मार्केट के लिए सामान बनवाते थे। ये तस्वीर देखिए, ये उसी दौर की एक बढ़िया झलक देती है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा परिवार सूत काटने के काम में लगा हुआ है। ये एक तरह का फैमिली बिजनेस था जो उनकी खेतीबाड़ी से होने वाली कमाई में मदद करता था। यही औद्योगिक क्रांति की असली नींव थी, जो फैक्ट्रियों से नहीं बल्कि इन घरों से शुरू हुई थी। तो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिसे हम क्रांति कहते हैं वो असल में काफी धीमी प्रोसेस थी। सोचिए, 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। सिर्फ 321। और सदी के आखिर तक भी ज्यादातर मजदूर पारंपरिक उद्योगों में ही काम कर रहे थे, न कि नई नई फैक्ट्रियों में। तो अब सवाल ये है कि अगर मशीनें आ रही थीं, तो फिर इंसानी हाथों का बोलबाला क्यों था? चलिए अगले सेक्शन में यही समझते हैं कि उनकी इतनी मांग क्यों बनी रही। यहाँ एक बहुत मजेदार फर्क है। मशीनें क्या करती थी? वो एक जैसा स्टैंडर्ड सामान बनाती थी जो आम जनता के लिए था। लेकिन हाथ से बनी चीजें, अरे उनमें तो बारीक डिजाइन और अलग अलग वैरायटी होती थी, जिन्हें ब्रिटेन के अमीर और ऊंचे तबके के लोग अपनी शान और शौकत का प्रतीक मानते थे। और ये सिर्फ जरूरत नहीं थी, ये तो स्टेटस की बात थी। हाथ से बनी चीजों का मतलब था बेहतर फिनिशिंग, बेहतरीन डिजाइन और एक तरह का स्टेटस सिंबल। इसलिए स्किल्ड कारीगरों की मांग बाजार में हमेशा बनी रही। ये स्लाइड एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखाती है। एक तरफ मजदूरों को हीरो की तरह दिखाया जा रहा था, देश के निर्माता के तौर पर, लेकिन दूसरी तरफ की हकीकत क्या थी? शहरों में भयंकर बेरोजगारी, गरीबी और बेघर लोगों की भीड़ थी जो काम की तलाश में दर-दर भटक रहे थे। अब तक हम ब्रिटेन की बात कर रहे थे। चलिए अब कहानी का रुख भारत की तरफ मोड़ते हैं और देखते हैं कि ब्रिटेन की इस तरक्की का उसकी सबसे बड़ी कॉलोनी पर क्या असर हुआ। मशीन युग से पहले इंटरनेशनल कपड़ा बाजार पर भारत का राज था। हमारे रेशमी और सूती कपड़ों का कोई मुकाबला नहीं था। भारत का कपास दुनिया में बेहतरीन माना जाता था और यहाँ के बुनकर ऐसा कपड़ा बनाते थे जिसकी मांग पूरी दुनिया में थी। और फिर देखिए क्या हुआ। 1811 में भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 33% हिस्सा सूती माल था, 1/3। और सिर्फ 40 साल में 1850 आते आते ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 3% रह गया। ये एक जबरदस्त और विनाशकारी गिरावट थी। और सिक्के का दूसरा पहलू ये है, एक तरफ हमारा एक्सपोर्ट तबाह हो रहा था और दूसरी तरफ भारत में ब्रिटिश माल की बाढ़ आ गई थी।
1850 तक भारत के कुल इंपोर्ट में 31% मैनचेस्टर का बना कपड़ा था और 1870 तक ये 50% से भी ज्यादा हो गया। भारतीय बाजार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। तो ये हुआ कैसे? कंपनी ने एक नया सिस्टम बनाया। उन्होंने गुमाश्ता नाम के एजेंट रखे जिन्हें तनख्वाह मिलती थी। इनका काम था बुनकरों पर नजर रखना, उनसे माल इकट्ठा करना और ये पक्का करना कि वो किसी और को अपना माल ना बेचे। ये अक्सर बाहर के लोग होते थे। उनका बर्ताव बहुत सख्त होता था और उनकी वजह से गांवों में अक्सर झगड़े होते थे। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इन सारी मुश्किलों के बीच भारत में फैक्ट्रियों की शुरुआत कैसे हुई। व्यापार का पूरा नक्शा ही बदल गया। सूरत जैसे हमारे पुराने ऐतिहासिक बंदरगाह वो ठंडे पड़ गए और उनकी जगह ले ली बम्बई और कलकत्ता जैसे नए बंदरगाहों ने। इन पर कंट्रोल किसका था? यूरोपियन कंपनियों का। सारा इंटरनेशनल ट्रेड उन्हीं के जहाज़ों से होता था। ये एक नई कॉलोनियल इकोनॉमिक व्यवस्था थी। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी कुछ भारतीय व्यापारियों ने हिम्मत दिखाई। चीन के साथ व्यापार करके पैसा जमा किया और फिर द्वारकानाथ टैगोर जैसे उद्यमियों ने भारत में ही इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने माइनिंग, बैंकिंग और शिपिंग जैसे सेक्टर्स में पैसा लगाया। ये भारतीय उद्योग की एक नई और साहसी शुरुआत थी। तो औद्योगिकरण की कहानी सिर्फ तरक्की की एक सीधी साधी कहानी नहीं है। इसने बेशुमार दौलत तो बनाई, लेकिन साथ ही भयंकर असमानता और शोषण को भी जन्म दिया। आज जब हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स को देखते हैं, विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को देखते हैं, तो हमें सोचना चाहिए उस दौर की कौन सी परछाइयां और कौन सी गूंज आज भी हमारे साथ हैं।